जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, शुभ प्रभात। स्वागत है आप सभी का स्टडी आर्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम लोग देख रहे हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में हम आज जो देखेंगे गुप्त वंश को देखेंगे। आप लोग बने रहिएगा हमारे इस सेशन में। हम वीडियो पर स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए पहले हम देखेंगे बाबू, गुप्त वंश का संस्थापक कौन रहता है? तो श्री गुप्त रहता है। गुप्त वंश का यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा संस्थापक कौन रहता है तो श्री गुप्त रहता है। ठीक, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त है। ठीक, चलिए उसके बाद देखेंगे श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी बनते हैं उन वो कौन रहते हैं? घटोत्कच। कौन रहेगा बाबू? घटोत्कच। उसके बाद इनका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम रहते हैं। और चंद्रगुप्त प्रथम क्या करते हैं? तो याद रखिएगा गुप्त संवत। गुप्त संवत, गुप्त संवत, संवत कौन स्टार्ट करेगा? तो चंद्रगुप्त प्रथम कब करता है? तो 319 से लेकर 320 एडी के बीच में ये स्टार्ट करेगा। दोनों डाटा आप याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बाद देखेंगे समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को हम क्या कहते हैं बाबू? भारत के नेपोलियन कहते हैं। भारत के नेपोलियन किसको कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? रामगुप्त बनेगा। और उसके बाद कौन बनेगा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त इनको विक्रमादित्य कहते हैं। और विक्रमादित्य का उपाधि, विक्रमादित्य का उपाधि धारण करने वाला सबसे प्रतापी शासक कौन रहता है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रहता है। हम आपको बता चुके हैं कि टोटल बाबू कितना रहते हैं जो विक्रमादित्य का उपाधि धारण करते हैं। तो टोटल शासक रहता है 14 गो, जिसमें से सबसे प्रतापी शासक पूछेगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय रहते हैं, या इन्हीं को हम बोलते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलते हैं। और अंतिम शासक कौन रहता है जो विक्रमादित्य का उपाधि धारण करता है? तो हेमू। कौन रहेगा बाबू? हेमू। 14वें क्रम का रहता है। और ये अंतिम क्या रहते हैं? तो अंतिम हिंदू शासक भी कौन रहते हैं? तो हेमू रहते हैं। ठीक, उसके बाद देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? तो कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम, यार इन्हीं को क्या बोलते हैं? गोविंद गुप्त प्रथम बोलते हैं। और इन्होंने क्या करता है? नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है बाबू? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसको कहा जाता है? तो कुमार गुप्त को कहा जाता है। और कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी कौन बनता है? स्कंद गुप्त। भारत में हुन हुन जो आक्रमण करते हैं तो किसके समय में करेगा? तो स्कंद गुप्त के समय में भारत में सर्वप्रथम हुन आक्रमण होता है। ठीक, उसके बाद देखेंगे स्कंद गुप्त के बाद कौन आता है? तो भानुगुप्त आता है। और भानुगुप्त के बाद विष्णुगुप्त रहते हैं। तो क्या बोलते हैं? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन रहता है बाबू? तो विष्णुगुप्त। और प्रथम शासक कौन रहता है बाबू? तो श्रीगुप्त रहते हैं। ठीक, तो ये सब डाटा है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, क्रम में याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा? विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय से संबंधित डाटा को आप याद रखिएगा, समझे? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है बाबू? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ पड़ेगा? तो पाकिस्तान में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा बाबू? पाकिस्तान में पड़ेगा। और तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कौन करवाया था? तो राजा तक्ष करवाए थे। कौन करवाते हैं? राजा तक्ष। अब विश्व का प्रथम या विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। उसके बाद हम देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसको कहा जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय को का संस्थापक कुमारगुप्त को कहते हैं। कुमारगुप्त का अन्य नाम क्या है? गोविंद गुप्त कहते हैं। ठीक, तो भारत का पूछेगा, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा को यूनेस्को में कब शामिल किया जाता है? तो बाबू इसको 2014 में शामिल किया जाता है। 2014 में नालंदा को यूनेस्को में शामिल किया जाता है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है बाबू? तो ये भागलपुर में स्थित है। कहाँ है? तो भागलपुर में ये स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भागलपुर में ये स्थित है। ठीक, चलिए इनका निर्माण कौन करवाते हैं? तो निर्माण करता है धर्मपाल। कौन करेगा बाबू? धर्मपाल। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे सोम विहार विश्वविद्यालय। ये कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान में ये बांग्लादेश में पड़ता है।
और इनका भी निर्माण कौन करेगा? तो निर्माण इनका धर्मपाल करेगा। कौन करेगा बाबू? धर्मपाल करेगा। विक्रमशिला और सोमविहार विश्वविद्यालय का निर्माण कौन करेगा? धर्मपाल करेगा। और अंत में देखेंगे कौन सा? उदंतपुरी विश्वविद्यालय। ये कहाँ पड़ता है? तो बाबू ये बिहार शरीफ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार शरीफ में पड़ता है। और इनका निर्माण कौन करवाता है? तो गोपाल। कौन करता है बाबू? गोपाल करता है। ठीक, ये सभी जो विश्वविद्यालय आप देख रहे हैं ना, तो उस समय में बौद्ध धर्म का शिक्षा का केंद्र कौन था? बौद्ध धर्म का शिक्षा का केंद्र कौन था? तो ये सभी विश्वविद्यालय में किस धर्म का शिक्षा दिया जाता था? किस धर्म से संबंधित? तो बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया जाता था। इतना आप लोग समझ गए। चलिए आगे हम देखेंगे। कह रहा बाबू गुप्त काल। गुप्त काल, गुप्त काल का जो जानकारी हमको किस पुराण से मिलता है? तो वायु पुराण से मिला है। गुप्त वंश के जानकारी किससे मिलता है? तो वायु पुराण से मिलता है। ठीक, राजधानी कहाँ था? तो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में। गुप्त वंश का राजधानी कहाँ था? कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में था। और इनका उदय कब होता है? तो तीसरी शताब्दी में। कब होगा बाबू? गुप्त वंश का उदय कब होगा? तीसरी शताब्दी में। किस क्षेत्र में होगा? तो प्रयागराज के कौशाम्बी वाला क्षेत्र में इनका उदय होता है। ठीक, चलिए ये किसका सामंत था? तो गुप्त किसका सामंत था? तो ये कुषाणों का संबंध था। किसका संबंध था? तो ये कुषाणों का संबंध था। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था बाबू? श्रीगुप्त था। कौन था बाबू? श्रीगुप्त। और इनका टाइम पीरियड देखिएगा तो 240 से लेकर 280 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहता है। ठीक, 240 से लेकर कब तक? 280 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। यदि आपसे यदि पूछ देगा कि गुप्त वंश का जो प्रतीक चिन्ह था, गुप्त वंश का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो गरुड़। कौन क्या है? गरुड़ है। ठीक, और गुप्त वंश का जितना भी शासक हुए कौन सा धर्म को मानते थे और कौन सा भगवान को मानते थे? तो विष्णु भगवान का ये उपासक थे, विष्णु भगवान को ये मानते थे। इतना समझ गए। चलिए अब हम देखेंगे बाबू श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बनता है? घटोत्कच बनता है। और इनका टाइम पीरियड देखिएगा 280 से लेकर 320 एडी तक। 280 से लेकर 320 एडी तक। गुप्त वंश में हम क्या क्या जाने? तो गुप्त वंश में सबसे पहले हम ये देखें कि गुप्त वंश का जो हमको जानकारी मिलता है किस पुराण से मिलता है? तो वायु पुराण से। आपसे पूछेगा मौर्य वंश का जानकारी किस से मिलेगा? तो मौर्य वंश का जो जानकारी है, तो मौर्य वंश का जानकारी हमको मिलता है विष्णु पुराण से मिलता है। किस से मिलेगा? विष्णु पुराण से मिलेगा। जबकि आंध्र सातवाहन या सातवाहन वंश का जानकारी हमको किस पुराण से मिलता है? तो मत्स्य पुराण से मिलता है। ठीक, चलिए उसके बाद हम देखें कि गुप्त वंश का राजधानी था। राजधानी कहाँ था? तो कौशाम्बी था। कौशाम्बी कहाँ पड़ता है बाबू? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद हम देखें क्या, गुप्त वंश का उदय कब होता है? तो तीसरी शताब्दी में इनका उदय होता है। कहाँ होगा? तो प्रयागराज का कौशाम्बी वाला क्षेत्र में होता है। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट हम देखे हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बनता है? घटोत्कच बनता है। गुप्त वंश, गुप्त वंश का जो पूछेगा प्रतीक चिन्ह क्या था? तो गरुड़। कौन था बाबू? गरुड़। और गुप्त वंश का जितना भी शासक हुए कौन सा भगवान को मानते थे? तो विष्णु। भगवान विष्णु का ये उपासक था। ठीक, भगवान विष्णु का उपासक था। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे घटोत्कच का जो उत्तराधिकारी बनते हैं कौन बनते हैं? तो चंद्रगुप्त प्रथम। कौन बनेगा बाबू? चंद्रगुप्त प्रथम। इनका टाइम पीरियड याद रखिएगा आप 320 से लेकर कब तक? 335 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड है। ये गद्दी पर कब बैठता है? तो 320 एडी में गद्दी पर बैठता है। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन रहता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम रहते हैं। और गुप्त वंश का सीधे संस्थापक पूछेगा तो श्रीगुप्त हो जाएगा। ठीक, उनके बाद अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि पत्नी, इनका पत्नी कौन था? कुमार देवी था। कुमार देवी का संबंध किससे था? तो लिच्छवी, ये लिच्छवी राजकुमारी थी। ठीक, उसके बाद देखेंगे इन्होंने जो उपाधि धारण किया था उनका नाम क्या था? महाराजा धीराज का उपाधि। महाराजा धीराज का उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन होता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम होता है। ठीक, इन्होंने जो सिक्का चलाया था, राजा रानी प्रकार का सिक्का कौन चलाता है? तो
चंद्रगुप्त प्रथम। राजा रानी प्रकार का सिक्का कौन चलाएगा? तो चंद्रगुप्त प्रथम चलाएगा। इतना आप लोग समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो, यदि आप डाटा नहीं समझ रहे हैं तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। यदि हमारा भाषा जो हम बोल रहे हैं उसको आप नहीं समझ रहे हैं तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, हम उसमें सुधार करेंगे। ठीक ना? हाँ, तो इसलिए आपको कमेंट करना है। ठीक, चलिए। तो चंद्रगुप्त प्रथम कौन सा सिक्का चलाता है? तो राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाता है। हम इससे पहले जब हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहे थे उस समय में हम आपको बताए थे कि भारत का सबसे प्राचीनतम सिक्का कौन रहता है? आहत सिक्का रहता है। कौन रहता है बाबू? आहत सिक्का रहता है। और सर्वप्रथम भारत में जो सिक्का चलता है उसका नाम क्या रहता है? आहत सिक्का। कब चलेगा? 6 BC में चलेगा, 6 BC शताब्दी में चलेगा। और आहत सिक्का को ही क्या बोलते हैं? पंचमार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पंचमार्ग कहते हैं। और ये जो आहत सिक्का चलता है तो ये किस धातु का बना रहता है? तो ये चांदी का रहता है। किसका रहता है? चांदी का। तो भारत में सर्वप्रथम किस धातु का सिक्का चलेगा? तो चांदी का सिक्का चलेगा। उनका नाम क्या रहता है? आहत सिक्का रहता है। और सिक्का के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। ठीक, चलिए अब देखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम एक संवत चलाते हैं। कौन सा संवत बाबू? गुप्त संवत। कब चलाते हैं? 319 से लेकर 320 AD के समय में। ये दोनों डाटा याद रखिएगा, दोनों डाटा में से कोई एक डाटा दिएगा। ठीक, तो विक्रम संवत कौन चलाएगा बाबू? तो चंद्रगुप्त प्रथम चलाता है। ठीक, शक संवत। शक संवत कब चलता है बाबू? तो शक संवत, सॉरी, हाँ ठीक है, गुप्त संवत यदि पूछेगा, गुप्त संवत कब चलता है? तो 319 से लेकर 320 AD में। कौन चलाएगा? तो चंद्रगुप्त प्रथम। समझे? उसके बाद पहले हम देखेंगे विक्रम संवत। विक्रम संवत कब चलता है बाबू? तो 58 BC में चलता है। उसके बाद आता है शक संवत आता है। उसके बाद कौन सा संवत आएगा? गुप्त संवत आएगा। शक संवत कब चलता है? तो 78 AD में, 78 AD में। उसके बाद कौन सा संवत आएगा? गुप्त संवत। और गुप्त संवत कौन चलाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम चलाएगा। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कौन सा संवत आता है? हिजरी संवत आता है। हिजरी संवत कब स्टार्ट होगा? तो 622 AD में। और हिजरी संवत के स्थान पर कौन सा संवत आता है? इलाही संवत। इलाही संवत कब स्टार्ट होता है? तो 583 AD में, जो अकबर चलाते हैं। तो संवत से आप इतना क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक, चलिए उसके बाद हम देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी बनता है, कौन बनता है? तो इन्हीं का बेटा रहता है समुद्रगुप्त। कौन रहेगा? समुद्रगुप्त। चलिए समुद्रगुप्त को देखते हैं। समुद्रगुप्त का बचपन का नाम क्या था? कांच। क्या नाम था? कांच। या इसी को क्या बोलते हैं? अशोकादित्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशोकादित्य कहते हैं। समुद्रगुप्त का बचपन का नाम था कांच था, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अशोकादित्य कहते हैं। ये विष्णु विष्णु का उपासक था। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है, इसने आर्यावर्त, बोल सकते हैं आप, उत्तर भारत के 9 राज्यों तथा दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। समझे? और इस विजय के कारण इसे क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि आर्यावर्त के 9 राज्य और दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को जीतकर क्या किए थे? ये मिला लिए थे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। और भारत के नेपोलियन इनको कौन कहता है? तो विसेंट स्मिथ कहता है। ये वाला डाटा याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन कौन कहता है? तो विसेंट स्मिथ कहता है। विसेंट स्मिथ कहता है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। इन्होंने इन्होंने जो उपाधि धारण किया था उनके बारे में याद रखिएगा। ठीक, परम भागवत का उपाधि कौन धारण करेगा? तो समुद्रगुप्त। उसके बाद विक्रमांक, विक्रमांक का उपाधि कौन धारण करता है? समुद्रगुप्त करता है। अश्वमेघ, अश्वमेधकर्ता का उपाधि धारण करता है। और कवि राज भी किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक, चलिए उसके बाद कह रहा है गुप्त वंश का पहला शासक जो जो इस उपाधि को धारण करता है। कौन सा उपाधि? तो परम भागवत का उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन रहता है? तो समुद्रगुप्त रहता है। परम भागवत का उपाधि धारण करता है, जिसका जानकारी हमको कहाँ से मिलेगा? तो गया और नालंदा के ताम्रपत्र से मिलता है। ठीक,
परम भागवत का उपाधि कौन धारण करेगा? समुद्रगुप्त करेगा। इसका जानकारी कहाँ से मिलेगा? गया और नालंदा के ताम्रपत्र से मिलेगा। ठीक है बाबू। अब देखिएगा, सर्वप्रथम भारत बिहार में, समझे, यूनेस्को यूनेस्को में यूनेस्को यूनेस्को में, समझे, बिहार का प्रथम स्थल कौन रहता है जिसको यूनेस्को में शामिल किया जाता है? तो गया को। समझे, गया को कब शामिल किया जाएगा बाबू? 2002 में। और नालंदा को दूसरा बिहार का स्थल रहता है जिसको नालंदा नालंदा को शामिल किया जाता है। कब किया जाता है? 2014 में। तो ये भी डाटा आप याद रखिएगा। सर्वप्रथम पूछेगा कि बिहार का कौन सा स्थल है जिसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया जाता है? तो गया को। किसको? गया को। कब शामिल किया जाता है? 2002 में। नालंदा को कब शामिल किया जाता है? तो 2014 में। यूनेस्को का स्थापना कब होता है? तो 1945 में होता है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू? तो पेरिस, फ्रांस में। कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। ठीक। जब हम स्टैटिक्स जीके स्टार्ट करेंगे ना, उसमें आपको जितना भी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से हम आपको बताएंगे। ठीक, चलिए। तो कवि राज किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। परम भागवत का उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन रहता है? समुद्रगुप्त रहता है। विक्रमांक का उपाधि धारण करता है। अश्वमेधकर्ता का उपाधि धारण करता है। ये सब डाटा है, इसको ये आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए। इन्होंने जो सिक्का चलाता है, ये देखिएगा, पहले ये याद रखिएगा, संगीत प्रेमी थे। और ये क्या बजाते थे? तो बीणा। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बीणा। कौन सा वाद्य यंत्र? बीणा। पूरा आप देखिएगा, जितना भी है हिस्ट्री में आप देखिएगा, मात्र दो शासक होते हैं जो बीणा बजाते हैं। एक होते हैं समुद्रगुप्त होते हैं, और दूसरा जब हम मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे औरंगजेब के बारे में। ठीक। तो पूरा हिस्ट्री काल में टोटल दो शासक होते हैं जो क्या बजाते हैं? बीणा बजाते हैं। पहला समुद्रगुप्त और दूसरा कौन हो जाएगा? तो औरंगजेब हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला कह रहा है क्या? इसके सिक्का पर बीणा बजाते हुए तथा सैनिक के रूप में दिखाया गया है। तो बीणा बजाते हुए और सैनिक के रूप में दिखाया गया किसके सिक्का पर? तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त। चलिए, समुद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी है, समझे, पहले ये देख लीजिएगा, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि यदि पूछेगा तो कौन था बाबू? हरिसेन था। कौन था बाबू? हरिसेन था। ठीक, हरिसेन। जो रचना करता है किसका? तो प्रयाग प्रशस्ति लेख। प्रयाग प्रशस्ति लेख, इसी को आप बोल सकते हैं इलाहाबाद इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का रचना कौन करेगा? हरिसेन। हरिसेन किसके दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का था। किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त के था। अब देखिए बाबू, यहाँ पर देखिएगा, समुद्रगुप्त के दो गो बेटा रहते हैं। क्या गो बेटा रहते हैं? दो गो बेटा रहते हैं। ठीक, दो गो बेटा रहते हैं। बड़ा बेटा का नाम क्या रहता है? तो बड़ा बेटा का नाम रहता है रामगुप्त। और छोटा बेटा का नाम क्या रहता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। बड़ा बेटा का नाम क्या रहता है? रामगुप्त रहता है। और छोटा बेटा का क्या नाम रहता है? चंद्रगुप्त द्वितीय रहता है। तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? रामगुप्त बनेगा। ये कैसे शासक था? तो अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक था। और रुद्र सिंह तृतीय, रुद्र सिंह तृतीय, समझे, ये शक रहता, शक शासक रहता है। कौन रहता है? रुद्र सिंह तृतीय रहता है, जिसका अधि अधिपत्य अर्थात हम बोल सकते हैं अधीनता कौन स्वीकार लिया था? रामगुप्त स्वीकार लिया था। समझे, रुद्र सिंह तृतीय का अधीनता कौन से स्वीकारता है? रामगुप्त स्वीकारता है। और इन्हीं का जो पत्नी रहता है, कौन रहता है? ध्रुवा देवी। कौन रहेगा बाबू? ध्रुवा देवी। और इनका जो भाई रहता है, कौन रहेगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये दोनों मिलकर इनका क्या कर देता है? हत्या कर देता है। ठीक। तो रुद्र सिंह तृतीय का अधीनता कौन स्वीकार करेगा? तो रामगुप्त करेगा। रुद्र सिंह तृतीय कौन रहते हैं? तो शक शासक रहते हैं, जिनका ये अधीनता स्वीकारते हैं। यही कारण रहता है कि इनका पत्नी ध्रुवा देवी और इनका जो छोटा भाई रहता है चंद्रगुप्त द्वितीय, दोनों मिलकर क्या करता है? इनका हत्या कर देते हैं। ठीक, जिसका जानकारी हमको कहाँ से मिलेगा? तो देवी चंद्रगुप्तन से। देवी चंद्रगुप्तन से इनका जानकारी मिलता है। और देवी चंद्रगुप्तन का लेखक कौन है? तो बाबू विशाख दत्त। देवी चंद्रगुप्तन का लेखक कौन है? तो विशाख दत्त है। चलिए, अब देखेंगे अगला शासक कौन बनेगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं को क्या बोलते हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। ठीक, चलिए।
पिता का नाम कौन रहता है, क्या रहता है, तो समुद्रगुप्त रहता है। इनका अन्य नाम देखिएगा तो देवगुप्त इन्हीं को बोलते हैं, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इन्हीं को कहा जाता है। ठीक, उसके बाद कह रहा अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि शकों का अंत कर विक्रमादित्य की उपाधि, समझे, धारण करता है। शकों के अंत कर कौन सा उपाधि धारण करता है, तो विक्रमादित्य का उपाधि धारण करता है। चलिए, इसके समय में इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री कौन आता है, फाहियान आता है। कौन आता है बाबू, फाहियान आता है। फाहियान किसके समय में भारत आता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आता है। और फाहियान कहाँ का रहता है, तो फाहियान ये चीन का रहता है। इससे पहले आप देखिएगा हेनसोंग, हेनसोंग किसके समय में आता है बाबू, तो हेनसोंग हर्षवर्धन के समय में आता है। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के समय में कौन आता है भारत, तो हर्षवर्धन के समय में हेनसोंग आता है। ये भी कहाँ के रहते हैं, चीन का रहता है, समझे। यदि पूछेगा फाहियान, फाहियान किसके समय में भारत आता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आता है। और इनका पुस्तक का नाम क्या था, तो फो यू की, क्या नाम था, फो यू की। इतना समझ गए। चलिए, अगला कह रहा है क्या, इनका जो राज्य कवि रहते हैं, राज कवि कौन रहते हैं, तो साव, साव किनके राज कवि रहते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ये राज कवि रहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इसके समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी शिक्षा का केंद्र था, शिक्षा का केंद्र था। आपसे यदि क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा गुप्त शासक रहता है जिसके समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी, जिसको हम उज्जैन बोलते हैं, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे अनु, अनुश्रुति के अनुसार इसके दरबार में कितना, तो 9 रत्न रहते थे। अनुश्रुति कौन सा बाबू, अनुश्रुति, अनु अनुश्रुति के अनुसार, अनुश्रुति के अनुसार इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न से बाबू याद रखिएगा, 2 गो शासक हुए जिनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। एक हो गया आपका चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, और दूसरा याद रखिएगा बाबू अकबर। कौन सा बाबू, अकबर। अकबर के दरबार में भी ये 9 रत्न रहते थे। चलिए, 9 रत्न कौन कौन रहते थे, तो याद रखिएगा कालिदास, शंकु, धन्वंतरी, वरुचि, उसके बाद बेताल भट्ट। कालिदास, शंकु, उसके बाद है धन्वंतरी, वरुचि और बेताल भट्ट। इतना आप समझिए, 5 गो ये हो गया। उसके बाद है घटक पर्ण, उसके बाद है अमर सिंह, उसके बाद है छपनक, उसके बाद है बारह महिर। ये किनके दरबार में रहते थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कालिदास किनके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। शंकु किनके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और ये क्या थे, तो ये वास्तुकार थे। क्या थे बाबू, वास्तुकार थे। उसके बाद देखिएगा धन्वंतरी, धन्वंतरी किनके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और ये क्या थे, तो चिकित्सक थे। ठीक, उसके बाद देखेंगे बेताल भट्ट, बेताल भट्ट किनके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और ये क्या थे, जादूगर, जादूगर क्या थे, जादूगर। नहीं बोलते स्वाहा। चलिए, उसके बाद देखेंगे अमर सिंह, अमर सिंह कौन थे, तो कोशकार थे। ठीक, उसके बाद है छपणक कौन थे, तो ज्योतिष थे, ज्योतिष थे जो रेखा भाग्य देखते थे। पंडित जी बताई ने ब्याह कब हुई, तो वो कौन देखते थे, तो छपणक देखते थे। ठीक, चलिए, अब हम देखेंगे बाबू कालिदास, कालिदास का प्रमुख पुस्तक में याद रखिएगा रघुवंशम। रघुवंशम का लेखक कौन है, कालिदास है। कुमार संभव का लेखक कौन है, कालिदास है। कुमार संभव का लेखक कौन है, कालिदास है। मेघदूतम का लेखक कौन है बाबू, कालिदास है। अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक किसको कहा जाता है, तो कालिदास को बोलते हैं। मालविका अग्निमित्रम का लेखक किसको कहा जाता है, कालिदास को बोलते हैं। और भारत के शेक्सपियर बाबू किसको कहा जाता है, तो कालिदास को कहते हैं। भारत के शेक्सपियर किसको कहते हैं, तो कालिदास को कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त, कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त, ये किनका बेटा रहते हैं, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय का ये बेटा रहते हैं। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो कुमारगुप्त या इनको बोलते हैं गोविंद गुप्त बोलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के कौन सी शाखा बाबू, महायान शाखा। कौन सी शाखा, महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है।
नालंदा विश्वविद्यालय को बौद्ध धर्म के महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है और विश्व का पहला पहला जो विश्वविद्यालय रहता है जो छात्रावास का सुविधा उपलब्ध कराता है। तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन रहता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय रहता है जो छात्रावास का सुविधा प्रोवाइड करता है। और एक डाटा याद रखिएगा 1198 में समझे मोहम्मद गौरी का एक सेनापति रहता है, उनका नाम क्या रहता है? बख्तियार खिलजी। क्या रहता है? बख्तियार खिलजी। 1198 में ये बिहार और बंगाल वाला रीजन में क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं और नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या करते हैं? ध्वस्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ध्वस्त कर देते हैं। आपसे क्वेश्चन यदि पूछ देगा कि बिहार पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो बख्तियार खिलजी। कौन था बाबू? बख्तियार खिलजी। कब करता है? तो 1198 से 1200 एडी के बीच में ये बिहार पर आक्रमण करता है। चलिए, कुमार गुप्त कौन सा उपाधि धारण करता है? तो याद रखिएगा महेंद्र गुप्त का ये उपाधि धारण करता है। और मंसौरा अभिलेख समझे का निर्माण किसके समय में होता है? तो कुमार गुप्त के समय में होता है। मंदसौर अभिलेख का निर्माण किसके समय में होगा? तो कुमार गुप्त के समय में होगा। इसके बाद चलिए अगला हम देखेंगे स्कंद गुप्त करा भारत में सर्वप्रथम हूणों का आक्रमण किसके समय में होगा? तो स्कंद गुप्त के समय में होगा, जिसका जानकारी किससे मिलता है बाबू? जूनागढ़ अभिलेख से मिलेगा। जूनागढ़ अभिलेख से मिलेगा। उसके बाद कह रहा है गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कौन करवाएगा? तो याद रखिएगा स्कंद गुप्त। बाबू हम ये भी बताए हैं कि सुदर्शन झील कहाँ है? तो वर्तमान में गुजरात में है। समझे? गुजरात में है। समझे? और सुदर्शन झील का निर्माण कौन करवाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य करवाता है। और इनका याद रखिएगा मरम्मत या पुनर्निर्माण कौन करवाएगा? तो स्कंद गुप्त करवाएगा। ठीक। उसके बाद हम देखेंगे स्कंद गुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र मतलब गुजरात वाला जो क्षेत्र था वहां का गवर्नर बनाया था। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि स्कंद गुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर किसको बनाया था? तो पर्णदत्त को बनाया था। किसको बनाया था बाबू? पर्णदत्त को बनाया था। चलिए अगला हम देखेंगे भानुगुप्त इसके एरन अभिलेख। कौन सा अभिलेख है बाबू? एरन अभिलेख का रचना कौन कराया था? तो याद रखिएगा भानुगुप्त कराया था। और एरन अभिलेख से हमको सर्वप्रथम किसका जानकारी मिलता है? तो सती प्रथा का जानकारी मिलता है। सती प्रथा का जानकारी कब मिलेगा? तो 510 ईस्वी में। किस अभिलेख से? तो एरन अभिलेख। और एरन अभिलेख का रचना कौन किया था? भानुगुप्त किया था। अब देखिएगा बाबू नोट में लिखा हुआ है कि सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंक के समय में राजा राममोहन राय के प्रयास से कब होता है? तो 1829 में सती प्रथा का जो प्रमाण मिलता है कब मिलता है? 510 ईस्वी में। किस अभिलेख से जानकारी मिलेगा? तो एरन अभिलेख से मिलेगा। और सती प्रथा का अंत कब होता है? तो 1829 में होगा। किसके प्रयास से? राजा राममोहन राय के प्रयास से। किसके समय में होगा? तो विलियम बेंटिंक के समय में होगा। इतना समझ गए? ठीक। चलिए उसके बाद हम देखेंगे विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन रहता है? विष्णुगुप्त रहता है। चलिए कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट को समझिएगा। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि कह रहा है। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि कौन दान देता है? तो सातवाहन देता है। सर्वप्रथम ब्राह्मणों के भूमि दान में कौन देता है? सातवाहन वंश देता है। ठीक। लेकिन सर्वाधिक भूमि दान में कौन देगा? तो गुप्त शासक देगा। कौन देगा बाबू? तो सर्वाधिक भूमि कौन देगा? तो गुप्तों ने देता है। ब्राह्मणों के सर्वाधिक भूमि दान में कौन देगा? गुप्त देगा। लेकिन सर्वप्रथम ब्राह्मणों के भूमि दान में कौन देता है? तो सातवाहन देता है। और सातवाहन वंश का जानकारी कहाँ से मिलेगा बाबू? कौन से पुराण से मिलेगा? तो मत्स्य पुराण से। किस पुराण से? मत्स्य पुराण से। पुराणों की टोटल संख्या कितना है? 18 हुए। चलिए अगला कह रहा है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? उत्तर गुप्त तथा मगध गुप्त के संस्थापक। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है।
उत्तर गुप्त तथा मगध गुप्त का संस्थापक किसको कहा जाता है? कृष्ण गुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कृष्ण गुप्त को कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल को क्या कहते हैं? तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का भी स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। भारतीय इतिहास या भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल किस समय को कहते हैं? तो गुप्त काल के कहते हैं। उसके बाद कह रहा है हिंदी एवं फारसी भाषा का स्वर्ण काल किसके समय को कहते हैं? तो अकबर। हिंदी एवं फारसी भाषा का स्वर्ण काल अकबर के समय को कहते हैं। अब भारतीय चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर। भारतीय चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर। ठीक, चलिए उसके बाद कह रहा है गुप्त शासक कुषाणों का ये क्या थे? सामंत था। गुप्त किसका सामंत था? तो कुषाण का। गुप्त किसका सामंत था? कुषाण का था। ठीक, उसके बाद कहेंगे अगला पॉइंट कह रहा है कि गुप्त शासक कौन सा धर्म मतलब किसको मानते थे? तो विष्णु का उपासक थे, भगवान विष्णु के मानते थे। और गुप्त की भाषा क्या था? प्राकृत था। और बाबू इसमें आपको याद रखिएगा जो गुप्त का भाषा क्या था? संस्कृत था। और आर्यों का भी भाषा क्या था बाबू? आर्य। आर्य का भी भाषा क्या था? तो आर्य का भी भाषा संस्कृत था। जबकि बौद्ध का भाषा क्या था बाबू? तो बौद्ध का भाषा पाली था। बौद्ध का भाषा क्या था? पाली था। जबकि जैन का भाषा क्या था? तो जैनियों का भाषा क्या था? तो प्राकृत था। प्राकृत था। प्राकृत नहीं रहेगा तो याद रखिएगा अर्धमगधी। क्या था? अर्धमगधी। अर्धमगधी। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। कह रहा है गुप्त काल में उज्जैन क्या था? व्यापारिक केंद्र था। उज्जैन क्या था? व्यापारिक केंद्र था। जिसका जानकारी किससे मिलता है? वायु पुराण से मिलता है। ठीक, नगरों का ये वाला पॉइंट भी आप याद रखिएगा। कह रहा है नगरों का क्रमिक पतन किस समय में होगा? गुप्त काल में होगा। नगरों का जो क्रमिक पतन होता है किसके समय में होता है? तो गुप्त काल में होता है। जो गुप्त काल के ये क्या है? महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक, अगला पॉइंट कह रहा है मंदिर बनाने के कला का जन्म कब होता है? तो गुप्त काल में होता है। मंदिर बनाने का कला का जन्म कब होता है? गुप्त काल में होता है। और त्रिमूर्ति का अवधारणा का भी विकास किस समय में होगा? तो गुप्त काल में होगा। मंदिर बनाने का कला और त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति समझते हैं ना बाबू? तीन गो मुंह वाला। तो त्रिमूर्ति का भी विकास किस समय में होगा? तो गुप्त के समय में होता है। चलिए अगला हम देखेंगे चांदी के सिक्का को गुप्त समय में जो चांदी का सिक्का था उसको क्या कहते थे? रुपयक कहा जाता था। चांदी के सिक्का को क्या कहा जाता था? रुपयक कहा जाता था। जबकि सोना के सिक्का को क्या कहते थे? दिनार कहते थे। क्या कहते थे बाबू? दिनार कहते थे। गुप्त काल में जो चांदी का सिक्का था उसको हम क्या कहते थे? रुपयक कहते थे। सोना का सिक्का को हम क्या कहते थे? दिनार कहते थे। क्या कहते थे बाबू? दिनार कहते थे। ठीक, अब हम देखेंगे बाबू गुप्त कालीन प्रसिद्ध मंदिर। जो गुप्त समय में गुप्त काल में जो मंदिर बना है उसमें से जो प्रसिद्ध मंदिर है उनके बारे में देखिए। कह रहा है बाबू तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। किस काल में इसका निर्माण हुआ है? तो गुप्त काल में हुआ था। तिगवा का विष्णु मंदिर का निर्माण किस समय में हुआ है? तो गुप्त काल में है हुआ है। और ये कहाँ स्थित है? तो जबलपुर जबलपुर मध्य प्रदेश में। उसके बाद देखेंगे खोह। कहाँ के बाबू? खोह का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो नांदेड़ मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? तो नांदेड़ मध्य प्रदेश में। खोह का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? नांदेड़ मध्य प्रदेश में है। इनका भी निर्माण कब होता है? तो गुप्त काल में होता है। उसके बाद देखेंगे भूमरा। भूमरा का शिव मंदिर ये कहाँ पड़ता है बाबू? सतना जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है। सतना जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है। या नैना नैना जिला मध्य प्रदेश। समझे? सतना या नैना उसी को बोलते हैं। तो भूमरा का शिव मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इनका भी निर्माण कब होता है? तो गुप्त काल में होता है। उसके बाद हम देखेंगे 10 अवतार मंदिर। 10 अवतार मंदिर ये कहाँ है? तो ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। समझे? किस शैली में इसका निर्माण हुआ है? तो नागर शैली में हुआ है। नागर शैली में निर्माण हुआ है। और किससे बना हुआ है? तो ईंटों द्वारा यह निर्मित है। ईंटों द्वारा निर्मित है। तो 10 अवतार मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ललितपुर में है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? तो भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में। ये भी नागर शैली में इनका निर्माण हुआ है। और ये ईंटों द्वारा इनका भी निर्माण हुआ है। ईंट से बना है। तो ये याद रखिएगा गुप्तकालीन ये प्रसिद्ध मंदिर है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए
आगे देखेंगे, कह रहा है गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाई। गुप्तकालीन जो प्रशासनिक इकाई है उसको पहले देख लीजिए। देखिएगा बाबू, राष्ट्र, राष्ट्र का जो प्रमुख होता था उसको क्या बोलते थे, गोपना कहते थे। राष्ट्र बोले तो देश, जो भारत देश है ना हो, तो उसी प्रकार राष्ट्र का जो प्रमुख होता था उसको क्या बोलते थे, गोपना कहते थे। और सबसे बड़ी गुप्तकालीन सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन था, तो राष्ट्र था। इसका जो देख रेख करते थे उसको क्या बोलते थे, तो गोपना कहते थे। प्रांत, प्रांत बोले तो राज्य, राज्य का जो देख रेख करते थे या प्रमुख होते थे उसको क्या बोलते थे, तो भुक्तपति। क्या बोलते थे, भुक्तपति, या उसी को क्या बोलते थे, उपरी। क्या कहते थे, उपरी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो है ना, आपसे क्वेश्चन इस टाइप से ही पूछा जाता है, समझे। तो ये वाला जो सेगमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। विषय, विषय बोले तो जिला, जिला का जो अधिकारी होता था उसको क्या बोलते थे, विषयपति कहते थे। और ग्राम, ग्राम का जो अधिकारी होता था वो क्या होते थे, उसको क्या कहते थे, ग्रामीण कहते थे। और सबसे छोटी इकाई क्या था, ग्राम था। तो गुप्तकालीन सबसे बड़ी इकाई को राष्ट्र कहते थे, राष्ट्र का जो अधिकारी होता था उसको गोपना बोलते थे, समझे। सबसे सबसे छोटी छोटी इकाई क्या होता था, ग्राम, ग्राम का जो अधिकारी होता था उसको ग्रामिक बोलते थे। और गुप्तकालीन ये क्या है, सबसे छोटी इकाई। चलिए आगे हम देखेंगे, गुप्त काल में जो था ना, अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या था, तो भू राजस्व। क्या था, भू राजस्व। तो गुप्त समय में अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत स्रोत क्या था, भू राजस्व। जो भू राजस्व लिया जाता था कुल उत्पादन का कितना, तो 1/4 भाग से लेकर 1/6 भाग तक लिया जाता था, ठीक। तो गुप्त काल में जो भू राजस्व का दर था कितना था, तो 1/4 से लेकर 1/6 तक था, ठीक। उसके बाद कह रहा है साधारण पुलिसकर्मी को, गुप्त काल में जो साधारण पुलिसकर्मी होता था उसको क्या बोलते थे, चाट भाट बोलते थे। क्या कहते थे, चाट भाट। तो गुप्त काल में जो साधारण पुलिसकर्मी होते थे उनको क्या कहते थे, चाट भाट बोलते थे। और जो प्रधान पुलिसकर्मी होता था उसको क्या बोलते थे, दंडपाशिक। क्या बोलते थे, दंडपाशिक कहते थे। अगला पॉइंट कह रहा है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या था, ग्राम था। और ग्राम का जो प्रशासन था वो ग्राम सभा द्वारा क्या होता था, संचालित होता था। ग्राम का प्रशासक किसके द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा संचालित होता। अगला पॉइंट कह रहा है कि ग्राम सभा का मुखिया कौन होता था, ग्रामीण होता था। और अन्य सदस्य को क्या बोलते थे, महत्तर कहते थे। ग्राम सभा का मुखिया कौन होता था, तो ग्रामीण होता था। और ग्राम सभा के जो अन्य सदस्य होता था उनको क्या बोलते थे, महत्तर। क्या बोलते हैं बाबू, महत्तर बोलते हैं, ठीक। ग्राम, ग्राम कह रहा है ग्राम समूहों की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था, तो पेट। ग्राम समूहों का सबसे छोटे इकाई को क्या कहा जाता था, पेट कहा जाता था। चलिए अब हम देखेंगे बाबू, कह रहा भूमि के प्रकार। गुप्त काल में जो भूमि था उसके प्रकार को जानते हैं। चलिए कह रहा है क्या, जो क्षेत्र, क्षेत्र होता था उसको क्या बोलते थे, कृषि करने योग्य भूमि। क्षेत्र को कृषि करने योग्य भूमि कहा जाता था। वस्तु, वस्तु बोले तो वास करने योग्य भूमि। वस्तु को क्या कहते थे, जो वास करने वाला योग्य भूमि होता था उसको वस्तु बोलते थे। और चरागाह भूमि, पशुओं के चारे के लिए जो योग्य भूमि होते थे उसको चरागाह भूमि कहते थे। और ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं है उसको क्या कहा जाता था, तो शील कहा जाता था। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं है उसको गुप्त काल में क्या कहते थे, तो शील कहते थे। और ऐसी भूमि जो जंगली है उसको क्या कहते थे, अपरहत कहते थे। क्या कहते थे, अपरहत कहते थे। और जो सिंचाई के लिए यूज करते थे उसको क्या कहते थे, रहट या घंटी यंत्र कहते थे। रहट या घंटी यंत्र कहते थे। अभी जो हम लोग सिंचाई करते हैं बोरिंग से करते हैं, नलकूप से करते हैं, कुआं के माध्यम से करते हैं, लेकिन उस समय में जो सिंचाई करते थे उसको हम क्या कहते थे, तो रहट, रहट कहते थे या घंटी यंत्र कहते थे, घंटी यंत्र कहते थे। चलिए अगला हम देखेंगे बाबू, कह रहा है क्या, गुप्त कालीन सामाजिक व सांस्कृतिक विवरण। गुप्तकालीन सामाजिक व सांस्कृतिक विवरण। चलिए कह रहा है क्या, गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहते थे, गणिका कहते थे। जो वैश्यावृत्ति आप समझते हैं ना,
तो वैश्यावृत्ति जो महिला करती थी उसको क्या कहते थे, तो गणिका कहते थे, समझे। गुणिका याद रखिएगा, गणिका या गुणिका याद रखिएगा। और उसी में कह रहा है जो वृद्ध, वृद्ध बोले तो ज्यादा उम्र के जो महिला होती थी जो वैश्यावृत्ति करती थी उसको क्या बोलते थे, कुटनी कहते थे। क्या कहते हैं, कुटनी कहते हैं। गुप्त काल में जो वैश्यावृत्त महिला होती थी उसको हम क्या बोलते थे, गणिका कहते थे। और उसी में जो वृद्ध, जो बुजुर्ग महिला होती थी जो वैश्यावृत्ति करती थी उसको हम क्या कहते थे, कुटनी कहते थे। चलिए अगला कह रहे हैं कि बलात्श्रम, बलात्श्रम का को हम क्या कहते थे, विष्टि। गुप्त काल में जो बलात्श्रम होता था उसको क्या कहते थे, विष्टि कहते थे। ठीक, चलिए उसके बाद कह रहा है गुप्तकालीन साहित्य एवं लेखक। गुप्तकालीन साहित्य एवं लेखक को हम देख लेते हैं। आर्यभट्ट को देखते हैं। सूर्य सिद्धांत कौन देता है, आर्यभट्ट देता है। सूर्य सिद्धांत कौन देता है बाबू, आर्यभट्ट देता है। पाई का खोज कौन करता है, आर्यभट्ट करता है। शून्य का खोज कौन करता है, आर्यभट्ट करता है। दशमलव प्रणाली कौन देता है, आर्यभट्ट देता है। और आर्यभट्टम, आर्यभट्टियम नामक पुस्तक कौन लिखता है, आर्यभट्ट लिखता है। ठीक, उसके बाद देखेंगे भारत के न्यूटन किसको कहा जाता है, ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। भारत के न्यूटन किसको कहा जाता है, ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। विष्णु शर्मा, कह रहा है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र का लेखक कौन है बाबू, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र का लेखक कौन है, विष्णु शर्मा, समझे। किस भाषा में लिखा गया है पंचतंत्र, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नोट में लिखा हुआ है बाबू कि विश्व का सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित पुस्तक कौन है, बाइबल है। विश्व में जो सर्वाधिक जिस पुस्तक का अनुवाद हुआ है उसका नाम क्या है, बाइबल। दूसरा स्थान पूछेगा विश्व में दूसरा स्थान किस पुस्तक का है जो सर्वाधिक अनुवाद हुआ है, तो पंचतंत्र। और पंचतंत्र का लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है। और पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया है बाबू, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। आगे हम देखेंगे विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है बाबू, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है बाबू, तो विशाख दत्त है। और देवी चंद्रगुप्तन पुस्तक का भी लेखक कौन है, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त, देवी चंद्रगुप्तम का लेखक विशाख दत्त है। चलिए आगे हम देखेंगे, कह रहा है क्या, अजंता का गुफा कहाँ है बाबू, तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है बाबू, ये महाराष्ट्र में है। ठीक, महाराष्ट्र में है। ठीक, इनका संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म के किस शाखा से है, तो महायान शाखा से। हीनयान शाखा याद नहीं रखिएगा, महायान शाखा। टोटल गुफा की संख्या कितना है, तो 29 गो है। क्या गो है बाबू, 29 गो है, जिसमें से केवल 6 गो गुफा ही क्या है, शेष बचा हुआ है। अजंता की गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में। किस धर्म से इसका संबंध है, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म। सिर्फ बौद्ध धर्म याद रखिएगा, बौद्ध धर्म और ये जैन धर्म से भी है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से है। लेकिन एलोरा का गुफा देखिएगा, एलोरा, एलोरा का गुफा, ये जो है ना तीनों धर्म से इनका संबंध है। किससे है, तो याद रखिएगा बाबू, बौद्ध धर्म, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, और कौन सा हो जाएगा, हिंदू, हिंदू धर्म, ये तीनों से है। इसमें टोटल गुफा की संख्या पूछेगा तो 34 गो। क्या गो है बाबू, 34 गो है। टोटल गुफा की संख्या क्या गो है, 34 गो है। और एक से लेकर आप देखिएगा 11 तक का जो गुफा है, इसमें इसका संबंध किस धर्म से है, तो ये बौद्ध धर्म से है। अब 12 से लेकर 29 तक का जो गुफा है इसका संबंध किस से है, तो हिंदू धर्म से है। और 29 के बाद 30 से लेकर 34 तक का जो गुफा है इसका संबंध किस धर्म से है, तो याद रखिएगा आप, जैन धर्म से है। ठीक, चलिए तो अजंता की गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में। एलोरा की भी गुफा कहाँ है, तो महाराष्ट्र औरंगाबाद में। ठीक, इसका संबंध बौद्ध और धर्म जैन दोनों से है। गुफा की संख्या कितना है, तो 29 गो है, जिसमें से टोटल क्या गो शेष गुफा है, तो 6 गो शेष गुफा बचा है। इनका निर्माण किस समय में होगा, तो गुप्त काल में होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि 16 और 17 नंबर जो गुफा है जिनका संबंध किस से है, तो गुप्त काल से है। पार्टिकुलर देखिएगा, 16 और 17 नंबर जो गुफा है जिनका संबंध किससे है, गुप्त काल से है। और 17 नंबर गुफा के जो चित्र है उसको क्या कहा गया है, तो चित्रशाला कहा गया। चित्र को क्या कहा गया है, चित्रशाला कहा गया है। ये आपका हो गया गुप्त वंश से संबंधित प्रॉपर और पूरा डिटेल थ्योरी का क्लास हो गया है। आप इसको क्या करिएगा, यदि आपको रिवीजन करना है तो आप हमारे YouTube चैनल से आप जुड़ सकते हैं। यदि आप नया हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने
रिवीजन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। इससे अच्छा कंटेंट कहीं भी नहीं मिलेगा, आप देख लीजिएगा। रिवीजन करने के लिए इससे अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और अपना है जो ना क्या बोलते हैं फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।